जितनी भी तरह की कंटेंट वार्निंग हो सकती है सबका सब इस वीडियो में बताया मीडिया के लिए लागू है। अगर तुम डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट मैटर और अनसेटलिंग सीन्स को लेकर सेंसिटिव नहीं भी हो, फिर भी इस वीडियो में बताया कुछ मीडियाज तुम्हें दिक्कत दे सकते हैं। इस वीडियो की चिंता ना करो, इसमें उनकी बात जरूर करूंगा, लेकिन डिस्टर्बिंग चीजें तुम्हें नहीं दिखने वाली है, ना मैं उसमें इतने डिटेल में जाने वाला हूँ, तो यहाँ सेफ हो। लेकिन इसके बाद अगर तुम उन्हें कंज्यूम करने की सोच रही तो संभल के अपनी जिज्ञासा जगाना। बाकी मेरे चैनल के रेगुलर हॉरर फैन हो तो तुम ऑलरेडी काफी डिस्टर्बिंग टैबू मीडिया से वाकिफ हो गया होगी, पर फिर भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ, तो वीडियो शुरू कर दी जाए। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जो वायरल हो गई, नॉन/नॉट एनिमे करके। उस वीडियो में मैंने 3 नॉन एनिमेस की काफी इज्जत की थी, बाइबल ब्लैक, स्लीपलेस और ऑब्वियसली मेटामॉर्फोसिस। और वजह काफी साफ थी, मैं हॉरर फैन हूँ। इसी के रहते काफी लोगों ने उस वीडियो के कमेंट्स में और हॉरर नॉन एनिमेस रिकमेंड करना चालू कर दिए थे, और सब्सक्राइबर्स भी हॉरर एलिमेंट्स वाले नॉन एनिमेस पे वीडियो चाहते थे। तो यह उस वीडियो के बेस्ट पार्ट्स और हमारे सब्सक्राइबर्स के डिमांड से ये वीडियो का इजाद हुआ है। इंटरनेट में ऐसा कोई स्पेसिफिक जॉनरा तो है नहीं, तो गोताखोरी करने पे मैं काफी विचित्र जगहों पे टहल के आया हूँ, और उनको मैं इजीली डिफाइन कर सकूं, इसलिए मैंने इन मीडियाज को सर्टेन कैटेगरीज में बांट दिया है। अब बस इससे ज्यादा मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तुरंत घुसते हैं असली माल की तरफ। पहली कैटेगरी, पैरानॉर्मल हॉरर नॉन एनिमे। बाइबल ब्लैक और स्लीपलेस से इंस्पायर्ड वीडियो है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं के कैटेगरी के एनिमे सामने रखे दे रहा हूँ। एक्सक्राफ्ट, जिसका अगर तुम ब्रज भाषा में भी नाम जाना चाहते हो तो गाकू एंड नाना फुशिकी। इस एनिमे में कूट कूट के पैरानॉर्मल हॉरर भरा है। भाई पहले सीन में लड़कियां वीजी बोर्ड में आत्मा का आह्वान कर रही हैं। इस बोर्ड से रिलेटेड जितना भी हॉरर हो, लेकिन इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा दहशत मुझे जिंदगी में किसी से नहीं हुई। बेसिक प्रीमाइस एनिमे का इतना है कि ये एक ऐठनबाज लड़की तांत्रिक है, और इसके इर्द गिर्द यही भूता हरकतें होती रहती है। जैसे पहले एपिसोड में इसकी एक क्लासमेट को एक भटकती हफ्सी रूह पजेस कर लेती है। अपने हफ्सीनेस में भूत का बस एक ही काम है कि हफ्सी होटल में जाके जो भी लौंडा दिख जाए उसके साथ बिस्तर घिसकर ब्लिस्टर्स फोड़ लेगी अपने। फिर एक लड़की के पजेशन से मन भर गया तो दूसरे में जम कर जाएगी। सबसे बुरा इस लड़के के साथ होता है। स्पिरिट से पजेस्ड चश्मुद्दीन लड़की ने इसे होटल में बुलाया, फिर क्रिया शुरू होने से पहले ये होश में आ गई। बेचारे को ऐसा ढकेल के धराशायी करके भागी, एक ही धक्के में इसको भी लेटा दिया और इसका भी। मदद के लिए ऐठनबाज तांत्रिक लड़की के पास गई, जिसने झाड़ फूक का डिसाइड किया, और इस लड़की के झाड़ फूक में सिर्फ और सिर्फ छिछोरता होती है। पहले मुझे पता होता तो बचपन में ट्रेन में 10 रुपए की अव्वल दर्जे की झाड़ फूक सीखने वाली किताब खरीद लेता। मुझे एनिमे देखते शक होने लगा था कि ये और इसका ये असिस्टेंट भूत आत्मा के आड़ में आके अपने भोग विलास का बंदोबस्त करे ले रहे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैं छिछोर जॉनरा ही तो देख रहा हूँ, तो इट मेक सेंस। कहीं तो क्रियाक्रम को प्लॉट में फिट करना ही पड़ेगा ना। एक तो इस तांत्रिक लड़की के अलग ही तेवर है, सामने आत्मा भगा रही है और रस्म के बीच फॉर नो रीजन अपनी शर्ट को कंधे से खिसका दिया। फिर पैरों में इतने रुमाल बांध के आई है, बदन का सारा पसीना इसके पैरों में निकलता है। दूसरे एपिसोड की कहानी तो और अलग लेवल पे थी। लड़का लड़की रिलेशनशिप में आए, लड़की काफी भरी थी, लेकिन बदकिस्मती से लड़का बड़ा भोला था, तो मौका मिलने पे भी भाई ने सही कदम नहीं उठाए। लिटरली तो कुछ और ही उठाना था, लेकिन यहाँ मेटाफर के तौर पे तुम लोग कदम ही ले लो। लड़की ने ब्रेकअप कर लिया और लड़के ने डिप्रेशन में आके खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब उस लड़के का डिप्रेशन एक इविल स्पिरिट में मैनिफेस्ट कर गया है, और वो स्पिरिट जहाँ कदम नहीं भी उठाना होता है वहां भी बेखौफ उठाने लग जाती है, और पूरे स्कूल की लड़कियों में उसका खौफ पैदा हो जाता है। तो वही पैर से पसीने निकलने वाली तांत्रिक आके भाई को मुक्त करेगी। बाइबल ब्लैक अगर सही लगा था तो ये काफी हद तक वैसी फीलिंग देता है। पैरानॉर्मल में अगला है रेसिडेंस। एक आलिशान मेंशन है जिसको लेके काफी डरावने रूमर्स फैले हुए हैं, पर चोर लोग भूत आत्मा से डरने लगेंगे तो सस्ते में आईफोन और डीएसएलआर कैसे मिलेगा, इसलिए यहाँ भी चोर लोग घुस जाते हैं। अब मेंशन के अंदर अलग ही भोकालता चल रही है। यहाँ एक ये लड़की घूम रही है जो तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हारा जेंडर चेंज कर सकती है। हाँ, चाहे कोई भी जेंडर हो, डोंट वरी, मैं यहाँ सबके साथ हूँ। और तो और तुम्हारे लिए इसने स्पेयर मेट्स भी रखे हैं। इसकी एंडिंग हल्की सी इंटरेस्टिंग है। किसी जमाने में रॉयल फैमिली हुआ करती थी। राजकुमारी दिन भर मेंशन में बैठे उबासियां मारते मारते थक चुकी थी। एक दिन उसे बगीचे में एक अजीब सा प्राणी उड़ता दिख गया। फिर दोनों दोस्त बन गए और ये उसे फेरी कहती थी। अब तुम जरा इस जंतु का थोपड़ा देखो, अपने बदन के किसी भी आंख से तुम्हें ये फेरी लग रहा है? इससे खूबसूरत तो मेरा बचपन का इमेजिनरी फ्रेंड नदीम है, तो ऑब्वियसली ये दैत्य है, और यही दैत्य राजकुमारी को पजेस कर लिया था। और उस दिन के बाद से राजकुमारी का मुंह सिर्फ उबासिया के लिए नहीं खुलता है। बाकी प्रेजेंट में वो मेंशन और राजकुमारी दोनों उस दैत्य के कब्जे में ही है। एनिमेशन स्टाइल मुझे इसका काफी तगड़ा लगा था, और फिर बैक स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मस्त। एनिमे में अगर कोई हॉरर का सब जॉनरा सबसे पहले उतारा गया था तो वो है गोर। और जितना गोर फिल्म्स की हिस्ट्री हमारे सामने है, तो एक और चीज उन फिल्म्स में काफी कॉमन है, वस्त्रों का ना होना। तो हाँ, हम लोग अपने आप दूसरे कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। एजी, डार्क, गोरी, ब्रूटल और जितने भी पर्यायवाची तुम लोग सोच सकते हो सब रख दो, और उसके आगे नॉन एनिमे जोड़ दो तो वो वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी का मुझे रिसेंटली एहसास हुआ था जब मैंने डेविल मैन क्राई बेबी देखा था। तो तुम लोगों ने नहीं देखा है तो एक तो इसे ले लो। और इस एनिमे के कारण मुझे रिसर्च के लिए एक एंकर पॉइंट भी मिल गया। ओजी डेविल मैन का मांगाका गो नगाई अंकल एनिमे के लिए काफी इन्फ्लुएंशियल नाम है। अंकल ने डेविल मैन और क्यूटी हनी सीरीज बनाई थी। इनके वर्क्स को आसान भाषा में एक्सप्लेन करना है तो अपनी स्टोरीज में
डिस्टर्बिंग एजी चीजें दर्शा के शॉक करने से भी ये पीछे नहीं हटते। इनके स्टोरी के कुछ प्लॉट एलिमेंट्स को देख के तुम्हारी आंखें फटी रहेंगी कि क्या ये स्टोरी सच में उधर ही जा रही जहां तुम सोच रहे हो। और चिंता न करो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को भी चीर के चली जाएगी। तो इधर मैं गो नगाई अंकल की पोस्ट एपोकैलिप्टिक फिल्म ट्रिलॉजी की बात करना चाहता हूँ, वायलेंस जैक या ब्रज भाषा में वायलेंस जैक। ये फिल्म एजीनेस का प्राइम एग्जांपल है। दंगे, मार काट, खून खच्चड़ और जितने भी प्रकार की तुम क्रूरता सोच सकते हो सबका सब इसमें मौजूद है। टोटल 3 पार्ट्स है, हार्लेम बॉम्बर, इविल टाउन और हेल्स विंड, जिसमें से दूसरी वाली अपने डिस्टर्बिंग ब्लरी सीन्स के लिए कुछ कंट्रीज में बैन भी है। वायलेंस जैक मांगा को लेके मैं ये हैरान हूँ कि शायद ये वो पहला मीडिया है जिसमें ये डेजर्ट वाली पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेटिंग है, क्योंकि अब बॉय एंड हिज डॉग और फिर जॉर्ज मिलर की मैड मैक्स सीरीज दोनों इस मांगा के बाद आई थी। बाकी भाई मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ ये इसलिए बात करे दे रहा हूँ क्योंकि फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार या होकुतो नो केन फिर फॉल आउट वगैरह के इंस्पिरेशन में मैड मैक्स का नाम लिया जाता है, लेकिन वायलेंस जैक का नहीं, जबकि दोनों एक ही एरा के हैं। पहले पार्ट को छोड़ के बाकी दोनों की स्टोरी और एक्शन सीन्स मुझे काफी बढ़िया लगे। दूसरे पार्ट इविल टाउन की सेटिंग भी काफी प्यारी सी है। 3 फैक्शंस होते हैं जो 3 अलग अलग जोन्स में रहते हैं, ए, बी और सी। बी पूरा का पूरा सैवेजेस से भरा हुआ है, जोन ए में सारे सेन मर्द रहते हैं और सी में सिर्फ फीमेल्स है। जब इन लोगों को जैक के बारे में पता चलता है, जो कि तुम ऐसे समझ लो जैक इनविंसिबल इमॉर्टल है जो सदियों से जीता आ रहा, तो इन लोग मार्केट लगाते हैं जहाँ जैक किसकी मदद करेगा वो डिसाइड होगा। वहीं पे पहली बार जोन सी की फीमेल्स इंट्रोड्यूस होती है। पहले जोन ए के मर्द और ये फीमेल्स एक साथ रहती थी, फिर मर्दों की नियत बिगड़ी और उन्होंने इन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती की, इसलिए अब ये लोग उनसे दूर दूसरे जोन में रहते हैं। तो ये काफी शॉकिंग रेवलेशन था कि जोन बी तो चलो सैवेजेस से भरा है, लेकिन जोन ए के मर्द भी हरामखोर में पीछे नहीं थे। बाकी इस फिल्म का आखिरी एक्ट काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तुम्हें अगर बजक पढ़ के ऐसा लगा कि वहाँ कंटेंट वार्निंग होनी चाहिए, तो इस फिल्म में उसका एटलीस्ट 2 गुना वार्निंग ले लो। वॉच इट एट योर ओन रिस्क। थर्ड पार्ट हेल्स विंड की स्टोरी सबसे कोहेरेंट है। भयानक ग्रूसम सीन से लेके कूल एक्शन सब मौजूद है इसमें। वायलेंस जैक की वजह से मैं काफी सारी ओल्ड एनिमे फिल्म से इंट्रोड्यूस्ड हुआ और सबकी सब भर के ब्रूटल। उनमें से सबसे पॉपुलर है निंजा स्क्रॉल की 1993 वाली फिल्म, जिसको तुम एजीनेस की पायनियर फिल्म कह सकते हो। जिसकी छिछोरता अगर हटा दोगे तो मेरे नजरिए से काफी धाकड़ फिल्म है। एक्चुअली निंजा स्क्रॉल के डायरेक्टर योशियाकी कावाजीरी की कोई भी फिल्म उठा लो, सबके सबका विजुअल्स तुम्हारी आंखों को सुकून देगा और ये डायरेक्टर गोर हॉरर के साथ एच स्टफ दिखाने में भी शर्माता नहीं है। मैं निंजा स्क्रॉल के साथ ये स्पाइडर लेडी वाली फिल्म विकेट सिटी को रिकमेंड करूंगा। दोनों धाकड़ है, नॉन एनिमे और एक्शन हॉरर फैंस के लिए ट्रीट है। मैं इस वीडियो में जिसकी बात करना चाहता हूँ वो है निंजा स्क्रॉल की स्पिन ऑफ मांगा या एनिमे बेसिलिस्क। इसको मैं ऑलरेडी काफी पहले देख चुका था, फिर कुछ सालों बाद इसको पढ़ भी लिया था। कहो तुम भी इसको जानते होगे, अगर नहीं जानते तो एजीनेस और छिछोरता फैंस के लिए सबसे टॉप रिकमेंडेशन है ये। 2 निंजा क्लैन वालों के बीच साइलेंट वॉर छिड़ गई है, जिसमें से एक क्लैन को कोई खबर नहीं होती है और दूसरे वाले ट्रैप और एम्बुश बिछाना चालू भी कर चुके होते हैं। धीमे धीमे दोनों क्लैन मेंबर्स का एक करके देहांत होगा। सबसे पहला फन तो इस सीरीज का यही है कि हर एक मेंबर के पास एक यूनिक डेडली एबिलिटी होती है जिसके बारे में अगले क्लैन मेंबर को कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो हंटर की फाइट्स वाला फील आएगा। बाकी अगले कैरेक्टर की कैसे डेथ होगी उसका भी फन जोड़ दो। तुम इस सीरीज में घुसोगे तो स्पाइसी स्टफ देखने के लिए, लेकिन सही बता रहा प्लॉट और गोर एक्शन के लिए रुके रहोगे। अकेले बजक के फैंस सिर्फ क्यू एटन में रहे हैं ना। इस वीडियो के लिए मटेरियल ढूंढने में मैंने ढेर सारे नॉन एनिमे और मानवा भी देखे पड़े, जिनमें से कुछ ट्रैशी थे, कुछ को मैं कहीं भी फिट नहीं कर पाया और कुछ इस वीडियो में बिलोंग भी नहीं करेंगे। लेकिन भाई मैंने टाइम वेस्ट तो किया ही है, तो इस सेक्शन में मैं जल्दी जल्दी उनकी यूनिक बात बता के आगे बढ़ जाऊंगा। इस सेक्शन को तुम मिसलेनियस कैटेगरी कह सकते हो। गुरिन ब्लड शैडो तुम्हारा बेसिक हैरम है, लेकिन उसमें निंजास और डीमंस को जोड़ दो। डार्क एटमॉस्फेयर तुम्हें इसके एनिमेशन में काफी तगड़े तरीके से दिखेगा। तुम बस डीमंस और लिम्स का तितर बितर कटना देखो। लास्ट एपिसोड में कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और उसमें कलर टोन्स इतने धाकड़ हो जाते हैं, देखो तुम बस ये सीन। बाकी वही बात हैरम की, मेन कैरेक्टर के अलावा बाकी सारे पार्टी मेंबर्स कुनोइची होंगी और फिर हम सब जानते हैं इन लोगों का आपस में ब्लरी सीन्स होंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम खुद लगा लो कि कौन कौन किस किस के साथ कहाँ पे क्या क्या करेगा। कागिरोही शाकुके, मेरा जैपनीज एक्सेंट अलग इस तरह पे। वीडियो का पहला कॉस्मिक हॉरर नॉन एनिमे। लड़की के अंदर एक एल्ड्रिच बीइंग होता स्लैश होती है। असलियत में उस बीइंग का नाम इजानामी बताया गया है, जो कि जापान की अंडरवर्ल्ड गॉडेस है और इनके क्लैन वाले लड़की और उस बीइंग को एक जिस्म 2 जान बनाना चाहते हैं। उसके लिए लड़की को उस बीइंग के साथ रिचुअल करना पड़ेगा। अब तुम लोग इतने समझदार तो हो कि ये कहानी हमें किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। आखिर में लड़की फुल्ली पजेस्ड हो जाती है, लेकिन मेन प्रोटैगनिस्ट आता है और उसके होंठ स्पर्श कर देता है और टडा बाय बाय कॉस्मिक हॉरर बीइंग। लवक्राफ्ट अंकल को कितनी हैरानी होगी कि उनके द्वारा बनाए ये पौराणिक जीवों को किसी दिन ये चिरमुर्गा सा लौंडा चुम्मी देके मार देगा। इनगोशिमा, मेरी हॉरर नॉन मानवा के रिसर्च में मैं सबसे पहले इसी मानवा पे पहुंचा था। हॉरर से ज्यादा तुम इसे सर्वाइवल जॉनरा कह सकते हो। लोग आइलैंड में फंस गए और वहाँ के नेटिव्स का पूरा अलग ही डरावना कल्चर है। रॉन्ग टर्न और हाई स्कूल ऑफ द डेड को जोड़ दो। डीएक्सडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ॉम्बी वाले की बात कर रहा हूँ। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं फर्जी इसमें। माइंडलेस फन रीड थी, पूरी कैंपी स्टोरी है। राइटिंग पढ़ के हंसी आ जाएगी तुम्हें। एक फनी सीन मुझे याद आ रहा है। एक लड़का मर रहा होता है और उसके आगे उसके 2 दोस्त होते हैं, एक लड़का एक लड़की। वो चूतिया अपनी आखिरी सांस में लड़की को करीब बुलाता है और उसे बताता है कि वो अगले लड़के का लड़की पे क्रश है। मतलब ऐसा विंगमैन होना चाहिए भाई, मरते मरते भी जोड़ी बना के गया। इस वीडियो में ये मानवा फिट नहीं होती है, पर फिर भी एची फैंस के लिए यहाँ पे फेंके दे रहा हूँ।
एवर्टेड गेज आर, ये एक और मानवा है जिसमें काफी तगड़ी हॉरर स्टोरी है, काफी डिस्टर्बिंग चीजें होती है, लेकिन पलंग कूद सेशन जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक नहीं है। फिर भी मैं इसके कुछ वियर्ड सीन्स की बात कर ही देता हूँ। इस लड़की का छोटा भाई दिमाग से फिरा होता है और दिन पे दिन उसकी डिस्टर्बिंग हरकतें बढ़ने लगती है। जैसे अपने पीसी के नोटपैड में लिखा रहता है कि वो अपनी बहन को जान से मार देगा। एक सीन होता है जहाँ इनकी आंटी आके भाई के कमरे में झांकती है और वो लड़का खुद को सुख प्रदान करा रहा होता है। फिर दोनों की नजरें मिल जाती है, फिर भी वो हरामखोर क्रियाक्रम को नहीं रोकता है। मतलब उसकी थिंकिंग क्या होगी, पकड़ ही लिया गया है तो क्यों ना पूरा ही करते हैं। अभी ये मानवा के लेटर चैप्टर्स ट्रांसलेट नहीं हुए। मैंने जहां तक पढ़ा है तो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था। इस मानवा को पढ़ के मुझे मेरा एक अबैंडन प्रोजेक्ट दोबारा याद आ गया है। मैं सोचता था कि ये एक किताब बनाऊं जिसमें पौराणिक दैत्य वगैरह का इजाद करूं, उसमें ढेर सारे अनाप शनाप अक्षरों में मंत्र लिखूं और फिर भयानक वियर्ड रस्में विधि सब लिख के, अगर अपना घर होगा तो कोने कोपचे में रख के भूल जाऊंगा, या अगर किराए का घर होगा तो उसे कहीं छुपा के शिफ्ट हो जाऊंगा, जिससे फ्यूचर में किसी को वो किताब मिले और उसके हर अंग के रोंगटे कांप उठे। सिनी सिस्टर, इस एनिमे के आर्ट स्टाइल और डार्क एटमॉस्फेयर के कारण मैंने देखना चालू किया था, लेकिन 2 कौड़ी का एनिमे। फिर मुझे पता चला ये एनिमे गेम से अडॉप्टेड है, तो रिसर्च में कोई कमी ना रहे इसलिए मैंने गेम भी खेल डाला। और भाई साहब, एज एन इंडी एरो गेम धाकड़ पिक्सल आर्ट से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। मॉन्स्टर डिजाइन्स ने मुझे खुश कर दिया था और बॉस बैटल्स इतने प्यारे से करे गए हैं। एनईएस के कैसलवेनिया के एस्थेटिक्स और स्प्लैटर हाउस के मॉन्स्टर डिजाइन के बॉस बैटल्स को रख दो। लेवल डिजाइन और एनिमी प्लेसमेंट उतना खास नहीं है, लेकिन बॉस फाइट्स ने वो कमी पूरी कर दी है। तो इस गेम के साथ उस 2 कौड़ी के एनिमे को जोड़ दोगे तो बढ़िया पैकेज बन रहा है। बाकी तुम्हें सिर्फ एरो सीन से ही मतलब है तो तुम्हारे लिए एनिमे भी बुरा नहीं है। मैंने एक और क्लासिक नॉन एनिमे देखा था, ला ब्लू गर्ल। इसमें हॉरर एलिमेंट्स है लेकिन मेन मजा कॉमेडी है, तो तुम इसे एज अ मॉन्स्टर हॉरर कॉमेडी नॉन एनिमे के तरीके ले सकते हो। इसे एक्सप्लेन कैसे करूं? मैं तुम्हें प्लॉट भी बता दूंगा, फिर भी तुम्हें कोई अंदाजा नहीं होगा कि इसमें क्या क्या बीसी भरी है, और उन बीसी को मैं इधर खुलेआम यूट्यूब में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एक वर्णन ऐसे ले लो कि 2 लोग लड़ रहे होते हैं, लड़की ने लड़के को पाइल ड्राइवर मार दी और उसी पाइल ड्राइवर के पोजीशन में जो कुछ हो सकता है सब हो जाएगा हवा में उड़ते उड़ते ही। ये सब बातों से ऐसा ना समझ लेना कि इसमें डिस्टर्बिंग चीजें नहीं है। तुम नॉन एनिमे देख रहे हो, ऊपर से हॉरर वाला, ऊपर से जापानियों द्वारा बनाया गया, लेकिन ये एनिमे लाइट कॉमेडिक टोन के वजह से काफी डिफरेंट फील देता है। ये इस मिसलेनियस कैटेगरी का आखिरी नॉन एनिमे है और इस सेक्शन में अगर मैं किसी को प्रायोरिटी दूंगा तो ला ब्लू गर्ल टॉप पे आएगा। अब इस अगले सेक्शन में मैं थोड़ा जापान से निकल के वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। एक आर्टिस्ट ने अपनी जिंदगी में ड्रॉ करना सीखा और उसने वस्त्रहीन मनुष्य नहीं बनाए तो वो ढोंगी है। 11 ऑस्कर्स जीती फिल्म इस बात का सबूत है। तो अब अमेरिकन्स को ऐसे ही चित्रकला में लीन होना था और वहाँ इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हैवी मेटल मैगजीन्स पब्लिश होना शुरू हुई, जिसके नाम से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इस मैगजीन में हर चीज मेटल है, भारी भरकम मेटल। कुल मिला के तुम्हें इनमें एरो स्टोरीज मिलेगी और ढेर सारी एरो कॉमिक्स मिलेगी, जिसका जॉनरा मोस्टली डार्क डिस्टोपियन, साइ-फाई, फैंटेसी या हॉरर की तरफ जाता है। और एरो तो हो गई, तो मैंने तुम्हें कुछ रिसर्च करने के लिए दे दिया। काफी सारी मैगजीन्स है तो सिर्फ सच्चे रिसर्चर्स ही डीप प्लंज लगा के इन्हें सैल्वेज कर सकते हैं। इसमें घुसने से पहले तुम 1981 की एनिमेटेड फिल्म हैवी मेटल भी देख सकते हो, उसके वजह से ही मैं इन मैगजीन्स तक पहुंचा था। और अब मैं इस मैगजीन की एक पॉपुलर कॉमिक सीरीज की बात करने जा रहा, पाओलो इलियोतेरी सर्पियरी की मोर्बस ग्रेविस। मुझे पता है तुम्हें ना आर्टिस्ट का नाम याद रहने वाला है ना कॉमिक का, मुझे भी नहीं रहता है, तो इजी करने के लिए मैं इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर का नाम याद रखता हूँ, द्रूना, जिसमें W है। सबसे पहली सबसे जरूरी बात सर्पियरी अंकल की आर्ट। इन्होंने द्रूना की मेन स्टोरी लाइन के अलावा भी काफी आर्ट बुक्स पब्लिश की है और ऑब्वियसली फॉर रिसर्च पर्पस मैंने भी उन्हें कंज्यूम किया है। अंकल की कारीगरी बिल्कुल अव्वल दर्जे की बोलना भी मुझे कम लग रहा है। मोर्बस ग्रेविस की पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड को इतने खूबसूरत तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है, हर पैनल में तुम्हें वो रॉटन और डिसीज्ड अर्बन एनवायरनमेंट दिखेगा। ऐसे अजीबो गरीब कैरेक्टर्स और फैक्शन से भरा पड़ा है ये वर्ल्ड। बाकी हर पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेटिंग की तरह लोगों को सर्टेन एरिया में रख दिया गया है। यहाँ सबसे लोअर लेवल्स में रहने वाले लोग ईविल से इन्फेक्टेड है, जिसके कारण इनकी बॉडी सड़ गल के म्यूटेंट जैसी हो जाती है और खुद को ह्यूमन फॉर्म में रखने के लिए एक सिरम से इनको इंजेक्ट करना पड़ता है। इसलिए सिरम तुम्हारा सबसे यूजफुल आइटम है इस वर्ल्ड का। बाद में और वर्ल्ड बिल्डिंग के रेवलेशंस होते रहेंगे, मैं स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ, लेकिन समझ लो साई-फाई का बोंग करने से द्रूना के साथ हम इस वर्ल्ड में एडवेंचर्स पे निकलेंगे और ऐसी ऐसी अनोखी जगह चली जाएगी स्टोरी। एआई से लेके 2 एलियन स्पेशीज के बीच वॉर से लेके वर्ल्ड एक्सटिंक्शन तक चली जाएगी स्टोरी। हार्डकोर एरो स्टफ तो ऑब्वियसली भरा है ये, वरना इस वीडियो में इसका जिक्र क्यों ही कर रहा हूँ ना। अब इस वीडियो का सिर्फ आखिरी सेक्शन बचा है। डोंट वरी, वीडियो का टाइम देख के तुम समझ सकते हैं कि अभी काफी कुछ बचा है। तो आखिरी सेक्शन में घुसने से पहले मैं तुम्हें कुछ हॉरर फिल्म्स बता दे रहा हूँ जो इस वीडियो के आइडिया के दायरे में आ रही थी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द हॉरर फिल्म्स में छिछोरता का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ब्रुटैलिटी और डिस्टर्बिंगनेस में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले 2016 की रॉ। इस फिल्म की एंडिंग देखने के बाद तुम थोड़ी देर के लिए सहमे रहोगे। इस साल की मिडनाइट पीपल, नाम से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि स्पाइसी स्टफ है, लेकिन नाम से तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे ये फिल्म तुम्हें हार्डकोर ब्रुटैलिटी के रैबिट होल में घुसेड़ देगी। जापान की मेरी 2
फेवरेट बॉडी हॉरर और स्प्लैटर फिल्म ले लो, टोक्यो गोर पुलिस और टेत्सुओ द आयरन मैन। इन दोनों को देखते समय तुम सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहे होगे, आखिर में देख क्या रहा हूँ। और आखिर में मैं टेरिफायर सीरीज को भी रखे दे रहा। स्पाइसी स्टफ के मामले में पहले 2 पार्ट्स में इतना कुछ नहीं है, लेकिन रिसेंट में आई 3rd पार्ट ने उसकी भी कमी पूरी कर दी है। फिर भी मैं 2nd और 3rd दोनों को हाईली रिकमेंड करे दे रहा हूँ। सही बता रहा, मैं दुनिया भर का गोर स्प्लैटर देख चुका हूँ, फिर भी टेरिफायर के ब्रूटल, शॉकिंग और कह दो क्रिएटिव किल सीन्स के इर्द गिर्द कुछ नहीं है। तो भाई सब खत्म हो गया, अब हम लोग लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं। इस वीडियो के अपर एचेलॉन्स, असली धुरंधर। इस वाले सेक्शन को चालू करने से पहले मैं दोबारा कंटेंट वार्निंग डाले दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर किसी को इन्हें एक्सपीरियंस करना चाहिए फॉर वेरियस रीजन। और मुझे ये भी पता है कि इंसानी दिमाग को मना करोगे तो वो और ज्यादा क्यूरियस हो जाएगा, लेकिन जहां मजाक करना था वहां मैंने भर के किया। यहाँ मैं सीरियसली कह रहा हूँ, संभल के। इस सेक्शन को तुम वीडियो का टॉप 3 मान सकते हो। इन तीनों को डीजेनरेट या डिस्गस्टिंग मीडिया कह के बाकी लोगों की तरह मैं भी साइड में फेंक सकता हूँ, पर मेरे नजरिए से ये तीनों आर्ट है, उसी तरह से जैसे मेटामॉर्फोसिस है। क्या प्यारा पैरेलल बैठ गया मेरी नॉन एनिमे वाली वीडियो से। तो इतनी सारी ज्ञान बकैती के बाद तुम तैयार हो तो क्यों ना हम लोग यूफोरिया की बात करना चालू करते हैं। मुझे पता है डिस्टर्बिंग नॉन एनिमे फैंस ने इसका एनिमे ऑलरेडी देख दिया होगा, और इस वीडियो के रिसर्च के टाइम मैंने भी देखा, और मैं भी तुम लोगों की तरह सीन से अनकंफर्टेबल हूँ और कंफ्यूज हूँ कि आखिर प्लॉट में हो क्या रहा है। और मेरी कंफ्यूजन को मुझे दूर करना था, तो गेस व्हाट, मैंने यूफोरिया का विजुअल नॉवल चालू कर दिया। ये अकेला मीडिया है जिसकी वजह से मुझे इस वीडियो को निकालने में इतना टाइम लगा, क्योंकि मैंने 3 दिन तक प्लॉट का सेंस बनाने के लिए इस विजुअल नॉवल को पढ़ा था। जिन्हें यूफोरिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो सबसे पहली बात, तुम्हें खुश होना चाहिए और ना तुम्हें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसके ग्राफिक सीन्स के सामने तुम घिने से घिने चीजों को रख दोगे, वो भी फीकी पड़ जाएगी। स्ट्रेट आउट ऑफ डार्क वेब स्टोरी है ये। प्लॉट प्रीमाइस ऐसे चलता है कि एक लड़के और 6 लड़कियों को एक वाइट रूम फैसिलिटी में रख के डेथ गेम टाइप का खिलाया जाता है, जिसमें आगे प्रोसीड करने के लिए वही बताई ग्राफिक चीजें करनी पड़ती है। और उन्हीं सीन्स के कारण इस एनिमे को ऐसा नोटोरियस रेपुटेशन मिला हुआ है। एनिमे में स्टोरी को बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड तरीके से बताया गया है। सही बात है कि ओरिजिनल स्टोरी खुद अपने आप में कॉन्वोल्यूटेड है, इसलिए एनिमे का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। कुल मिला के एनिमे 2 कौड़ी का है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर इंटरेक्शंस को बिल्कुल गू कर दिया गया है। और विजुअल नॉवल में वही सेट पीसेस और कैरेक्टर इंटरेक्शंस ही बेस्ट पार्ट है इस स्टोरी का। पोस्टर गर्ल नेमू मनाका और एमसी की चाइल्डहुड फ्रेंड कनाए को लेके काफी धाकड़ राइटिंग की गई है। मतलब बाकी कैरेक्टर्स की राइटिंग भी तगड़ी है, जैसे ये लड़की रिक्का। भाई तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे इस कैरेक्टर से कितनी चिढ़ है। विजुअल नॉवल का स्ट्रक्चर ऐसे चलता है कि टोटल 5 राउंड्स होते हैं, और तुम्हें किसी पर्टिकुलर हीरोइन के रूट में आगे जाना है तो 5 बार उसी को चूज करना पड़ेगा। पहले रन में सिर्फ 4 लोगों को चूज कर सकते, लड़के की चाइल्डहुड फ्रेंड कनाए को नहीं कर सकते। जिन्होंने एनिमे देखा है तो उन्हें ना चूज कर पाने के प्लॉट सिग्निफिकेंस समझ आ रही होगी। नॉवल की कैनोनिकल ट्रू एंडिंग के लिए 3 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली नॉवल की पोस्टर गर्ल नेमू मनाका, दूसरी रिने ब्याकिया, और अगर तुम एक बार नेमू का पाथ खत्म कर दोगे तो अगले रन में एमसी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कनाए को भी चूज कर सकता है। तो गेम में पूरा प्लॉट जानने के लिए तुम्हें इन तीनों को एटलीस्ट खेलना पड़ेगा। पूरे विजुअल नॉवल को तुम 3 एक्ट्स में बांट सकते हो। पहला यही व्हाइट रूम के अंदर डेथ गेम, दूसरा व्हाइट रूम से बाहर निकलने के लिए रियल डेथ गेम, लास्ट में स्कूल में कल्ट वाला सेक्शन। लास्ट वाला सेक्शन 2 कौड़ी का है, उसको पढ़ते पढ़ते मेरी कई बार आंखें झुकी थी, लेकिन पहले 2 मास्टरपीस है उन ग्राफिक सीन्स को हटा के। पहले पार्ट में एक एक करके इन लड़कियों से इंटरेक्शन करना बहुत इंटरेस्टिंग था। धीमे धीमे हर एक के असली रंग तुम्हें दिखने लगते हैं, खासकर इस हरामखोर लड़की के। तुम्हें इस नॉवल का मेरा फेवरेट मोमेंट बताता हूँ। नेमू के पाथ में तुम आगे बढ़ोगे तो ये लड़की एमसी को भर के मैनिपुलेट करती है, बहुत ज्यादा सड़ा बिहेव करती है। एक तरीके से समझ लो कि ये लड़की इस नॉवल की प्राइमरी एंटेगनिस्ट है। जब तक ट्रू एंडिंग नहीं देख लोगे तब तक तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और स्टोरी में एमसी बार बार इसे चूज करने का रीजन भी यही बताता है कि इसके साथ कुछ सड़ा करने में इसे सबसे कम गिल्ट फील होगा। फिर 5 राउंड खत्म होने के बाद एमसी को एक डेथ गेम खेलना पड़ता है, जिसमें उसे अपनी जान जोखिम में डाल के एक एक करके इन गर्ल्स को बचाना है। जब नेमू की टर्न आती है तो एमसी को उससे इतनी हेट होती है कि वो मन में उसे बचाने का भी नहीं सोचता है। लेकिन जब वो नेमू को ऐसे ट्रैप में फंसा देखता है और सामने से चाकू उसकी तरफ उड़ के जा रहे होते हैं, तो एमसी अपने आप खुद को बीच में ले आता है। इतना धाकड़ मोमेंट था वो। और उसके बाद पूरा सीन जिसमें नेमू अपना कंपैशनेट साइड दिखाती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज रहता है कि आखिर असली नेमू कौन है। इसी के जस्ट बाद एक लड़की के ट्रैप का कंडीशन ये होता है कि जितनी भी लड़कियों को पिछले राउंड में बचाया है उनमें से एक को घूसे मार मार के बेहोश करना है। प्रोटैगनिस्ट हार मान के डिसाइड नहीं कर पाता है, तो नेमू उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए उसे पंच कर देती है, जिससे वही बात लड़के को उस पे हाथ उठाने पे गिल्ट ना महसूस हो। भाई ये पूरी स्टोरी बीट मेरे दिमाग में बस चुकी है। खूबसूरत राइटिंग थी। और फिर 3rd एक्ट में नेमू दोबारा ईवल की तरह बिहेव करने लगती है, तो पूरा का पूरा बना ट्रस्ट सबका सब शैटर हो जाता है। और फिर जब अगले रन्स में तुम्हें फुल पिक्चर मिलेगा तो तुम्हारे दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। मेरी लास्ट वीडियो में एक भाई ने यूफोरिया के एंडिंग को एक्सप्लेन टाइप का करने को कहा है, लेकिन इस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट के साथ उसे करने बैठ जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर ज्यादा डिमांड आई तो मैं अलग से इस पे वीडियो बना सकता हूँ। भाई ने मेरी शॉर्ट स्टोरी समझ
समनिंग ह्यूमंस भी पढ़ लिया है और भाई को काफी कॉम्प्लेक्स लगी। सबसे वियर्ड बात है या कोइंसिडेंस कह दो, मेरी स्टोरी में भी ये वाइट रूम और एंडलेस डोर्स वगैरह को मैंने यूज किया था, या शायद भाई को मेरी स्टोरी खत्म करने के बाद यूफोरिया भी याद आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है इस कोइंसिडेंस का, वैसे ये सब काफी क्लीशे आइडियाज है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और बाद में कमेंट में भी उसके लिंक डाल दूंगा, तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो उसे पढ़ने के बाद यहाँ अपनी थ्योरीज दे सकते हो। मेरे हिसाब से इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है वैसे उसमें। अब आगे बढ़ते हैं अगले मीडिया की तरफ, मिदोरी या फिर शोजो सुबाकी। इसे अगर किसी रेफरेंस से एक्सप्लेन करना हो तो मेटामॉर्फोसिस ले लो। सेम ये स्टोरी भी दुनिया का घिनौना चेहरा दिखाती है। इस लड़की की लाइफ तो अनलकी थी ही, फिर आधे टीनेज ईयर्स तक इन हरामखोर लोगों ने इसकी जिंदगी नर्क बना दी और आखिर में जो होप मिली वो भी जिंदगी ने छिन भिन करके रख दिया। तुम्हें पहले बता दे रहा है इस फिल्म के कुछ कुछ सीन्स इतने क्रूअल है और कई लोग इस फिल्म में दर्शाए सब्जेक्ट मैटर को लेकर सेंसिटिव होंगे, खासकर लड़कियां। आर्ट स्टाइल और एनिमेशन इसका इतना ट्रिपी किया गया है इस वीडियो की तुम इसे अकेली सरियल हॉरर फिल्म कह सकते हो। एक सीन होता है जिसमें ये जादूगर लोगों को हेल्थस्केप के जैसा इल्यूजन दिखाता है, जिसमें इतने बेहतरीन विजुअल्स का हौच पौच बिखरता है। जिन्होंने मेरी ये बिजार क्रिएटिविटी वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था क्योटिक फिनाले का, तो इस सीन को तुम उसी कैटेगरी में रख सकते हो। काफी भयानक सैड फिल्म थी ये, इसको भी जोजो एंडिंग की जरूरत है। और अब हम आखिरी भाग में आ चुके हैं, साया नो उता या इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ साया। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर एरो विजुअल नॉवल है, सबसे इजी टू गेट इनटू नॉवल है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगी और हॉरर पार्ट तुरंत चालू हो जाता है। मेन कैरेक्टर को एक्सीडेंट के बाद एक वियर्ड मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से उसे दुनिया बिल्कुल लवक्राफ्टियन रॉटन गू से भरी दिखती है। ये डिसऑर्डर की वजह से उसे नॉर्मल खाना भी सड़ा लगने लगता है। टोक्यो घूल देख के तुम ऑलरेडी इस ट्रोप से वाकिफ हो चुके होगे और ह्यूमंस उसे मॉन्स्टर्स की तरह दिखते सुनाई देते हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़ के, साया। और इसी लड़की की वजह से ही उसमें इस हेल्थस्केप में जीने की हल्की सी होप बची है। स्टोरी में थोड़ा सा आगे बढ़ने में ही तुम्हें एहसास होने लगेगा कि साया ह्यूमन नहीं है और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट अपने डिसऑर्डर के कारण ही उसको ऐसे रूप में देख सकता है। बाकी ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स के रूप में देखने से उसके अंदर ह्यूमंस के लिए हेट्रेड बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों से दूर होने लगता है और अपनी क्रश को काफी रूडली रिजेक्ट कर देता है। इन शॉर्ट ये दो बींग्स की कहानी है जो इस दुनिया में अकेले हो गए थे और सिर्फ एक दूसरे के साथ होने के कारण ही आगे जीना कंटिन्यू कर पा रहे हैं। पर ये खूबसूरत बातों में हॉरर एलिमेंट्स को हल्के में ना ले लेना। साया है तो आउटवर्डली बीइंग ही, उसे मोरालिटी वगैरह का कोई ज्ञान नहीं है और उसी वजह से ये विजुअल नॉवल बहुत डिस्टर्बिंग जगह भी चली जाती है। ओवरऑल स्टोरी काफी सही से लिखी गई है। यूफोरिया में कल्ट वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा बोर हुआ था, साया नो उता की स्टोरी मुझे पूरे टाइम ग्रिप करी रही और सारी एंडिंग्स इतनी बिटर स्वीट है। प्रेजेंटेशन भी इस विजुअल नॉवल का बेहद खूबसूरत है। ये मेन कैरेक्टर के पीओवी वाले इलस्ट्रेशंस को देखो बस तुम, साउंड डिजाइन और मिक्स उच्च कोटि का ड्रेड पैदा करता है। ये हेलिश वोकल सुनो, यहाँ तक कि टाइटल स्क्रीन में भी फॉन्ट्स बैकग्राउंड में ऐसे मिक्स है जैसे इन्हें किसी गोप जेली के अंदर रख दिया हो, जो कि स्टोरी के सेटिंग से परफेक्टली मैच करता है। तो भाई लोग और इस बार बहन लोग भी ये वीडियो खत्म करने का समय आ चुका है। इसको बनाने में मेरी हालत खस्ता हो चुकी है भाई, पर मुझे अंदर से खुशी भी है कि ये फाइनल प्रोडक्ट बना। होप तुम लोगों ने एंजॉय किया इस वीडियो को। आगे ज्यादा कुछ बोलने को मेरे पास है नहीं। नए हो मेरे चैनल में तो वेलकम अबोर्ड, पुराने हो तो थैंक यू अभी भी यहाँ रहने के लिए। अब हो गया भाई, मुंह थक गया मेरा बोलते बोलते। बाय।